अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे हयाम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। नायला बेगम मगरिब की नमाज अदा करके बेड पर आ बैठी। हाथ में तस्बीह के दाने मुसलसल गर्दिश कर में थे। आंखें मूंदे वो न जाने किस रूह में थी कि अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास तक ना हुआ। अरस कब से उन्हें तके जा रहा था। आखिर को तंग आकर खुद ही उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। उसके यूं करते ही नायला बेगम ने आंखें बहा की। आरस को देख मुस्कुराहट दर आई। तस्बीह मुकम्मल करके कुछ पढ़कर आरस पर फूका। आज अपनी चची की याद कैसे आ गई तुम्हें मेरे शेर? आपको भूल सकता हूँ क्या? कैसी बातें करती हैं? आरस के चेहरे पर थकावट आया थी। न जाने वो दिन भर काम की बदौलत थी या जिस जिंदगी के रास्ते पर वह चल निकला था उसकी बदौलत थी। तुम जिसे ढूंढने यहाँ आए हो वो यहाँ मौजूद नहीं। किसकी बात कर रही हैं आप? वो जानता था लेकिन शायद उनका नाम सुनना चाहता था। वही जिसकी खुशबू को सिवा अब इस घर में कुछ नहीं रहा। आरस ने आंखें बंद कर ली। नायला बेगम उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम वो एक गलती फिर कभी ना दोहराओ। वो तो पागल है, कहती कि तमाम ख्वाहिशात को जलाकर बक्से में बंद ताला डाल दिया है। अरे उसे कोई बताओ कि क्या कभी ख्वाहिशात भी मरती हैं? ये जो ख्वाहिश होती है ना, ये अपनी आहों और सिसकियों का मातम सजाकर ढोंग रचाती है कि जाम लगा ताला टूटे और एक मर्तबा वो बक्सा खुल जाए। ना तो कभी बंद नहीं होता और एक दफा कैद ख्वाहिशात को मुंह जोर बना देती है। अब की बार तूफानों की जद में सबसे पहले वो खुद आएगी। उसे बर्बादियों की आदत हो चुकी है। लेकिन तुम, एक गहरी खामोशी। तुम भी तो बर्बाद होने के आदी हो। आरस के बालों में उनकी जलती उंगलियां थम गईं। आरस ने उनके हाथ चूमे और वो उठ बैठ गया। मुझे मुझे एक इजाजत चाहिए चची जान। वो हिचकिचा रहा था। तुम यूं डर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। खोखली हंसी हंसी गई। आरज उन्हें देखता रह गया। चलता हूं, आप आराम करें। उनका हाथ थपथपाता वो उठकर दरवाजे तक ही गया था जब नायला बेगम बोल पड़ी। तुम उसके कमरे में जा सकते हो। उनकी इस बात पर आरज ने चेहरा मोड़कर इन्हें देखा। एक कुर्बसादा मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालता वो चला गया। बाहर घर के बैरूनी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। शहर के परिंदे वापस अपने घोंसले तक आ पहुंचे थे। हाँ, लेकिन अपनी गोश में जो नन्हा सा बच्चा छुपा कर लिए फिरते थे किसी और को सौंप आए थे। ईशा की नमाज अदा करके उसने अभी जयनमाज पर बैठे दुआ के लिए हाथ ही उठाए थे जब बादल और मशल उसके कमरे में दाखिल हुए। उसने हाथ आसमान की जानिब यूं उठा रखे थे जैसे अल्लाह के बहुत करीब होकर अपनी बातें मनवाना चाहता हो, लेकिन उसकी जुबान कोई हर्फ अदा करने से कासिर थी। दुआ के लिए एक लफ्ज, एक जुमला तक ना अदा हुआ। वो क्या मांगता अपने खुदा से? वो क्या मांगने बैठा था? भूल चुका था। उसके चेहरे पर बेयकीनी और तकलीफ के तासुरात नुमाया हुए। बादल बहुत एहतियात से उसके हर अमल को जांच रहा था। आखिर को आरज ने दुआ के लिए हाथ उठाए बिना, कुछ मांगे बिना, कुछ कहे वापस अपनी झोली में गिरा दिए। चेहरा मोड़कर बादल और मशल को देखा। वो दोनों ही उसे तक रहे थे। वो चेहरा झुकाए वहीं उसी जैनमाज पर बैठा रहा। इतनी मायूसी? सवाल बादल ने किया था। तुझसे किसने ऐसा कहा? तुझे देख अंदाजा हो जाता है कि तू किस कदर खुदा से मायूस हो रहा है। नहीं, मैं मायूस तो नहीं हूं बस। लेकिन अब उसके अल्फाज भी उसका साथ ना दे रहे थे। बस अब के मशले भी मजीद जानना चाहा। बस अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश ऐसी है ही नहीं जिसे पानी की जुस्तजू करूं। आपको देखकर लगता है कि आपको बहुत सी दूसरी चीजों की जरूरत है ना बादल भाई? हाँ, इसे तो बहुत जरूरत है, हद से भी ज्यादा। आरज यकटक उन दोनों को देखे जा रहा था जो इसकी तरह मुश्किल मुश्किल बातें करना सीख गए थे। हाँ, लेकिन आरज को उन बातों के मफहूम समझ में ना आए थे। शायद उनके साथ भी ऐसा ही होता हो। किन चीजों की? सब्र, तवक्कल और आरज ने बादल को दरमियान में टोका। मुझे इनकी क्या जरूरत? अभी बहुत सी जंगें मजीद लड़ना है तुझे। एक महाज तो समझ, कभी भी तेरे खिलाफ तैयार करके अपनी फौजें लिए तुझ तक पहुंच जाएगा। तू अम्मी अबू की बात कर रहा है ना? वो हंसा। मुझे डर लग रहा है भाई। मशल एक मरतबा फिर बोली। आवाज रंधी हुई थी। आरस ने उसका हाथ थाम उसे अपने पास जयनमाज पर बिठा लिया। नमाज पढ़ ली है? जिसके जवाब में मशल ने नामे सर हिलाया।
वो जानता था वो यही जवाब देगी। उसने उस घर में सबको नमाज पढ़ते देखा था, लेकिन मशल और हयाम इन्हें तो बस मौसमी मुसलमान के सफ में खड़े पाया। कभी जो रमजान आ जाए तो नमाजों पर नमाजें अदा की जाती, लेकिन रमजान जो रुखसत होता साथ ही उनकी नमाजें भी खुदा हाफिज कह जाती। तो क्यों नहीं पढ़ी नमाज? नमाज पढ़ोगी तो तमाम डर वसवसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, एक सुकून सा रूह में घुल जाएगा, फिर सब्र तो अक्ल मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। और खुदा है ना, वो खुद ही अपने बंदों को खुद से जोड़ दे रखता है। मैं पढ़कर आती हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर रुकी और मुड़कर अपने भाई को देखा। आज से वादा, कोई नमाज कजा नहीं होगी मेरी। और हाँ, आपको पूरा यकीन है ना, अल्लाह पाक वो खुद ही आपको सब्र तवक्कुल और सुकून सब दे देगा। वो बेशक दे देंगे, लेकिन मैं अल्लाह पाक से आपके लिए मांगूंगी। आपको इन तमाम चीजों के सिवाय अपने इर्द गिर्द कुछ मिट्टी के बने इंसानों की भी जरूरत है। तो कहती हुई चली गई और उसकी आखिरी बात पर जहां आरज और बादल उसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराहट मानी पड़ गई। मैं चलता हूँ, कल प्रीशे से मिलने जाऊंगा, उससे कुछ बातें करनी है। वो कर लूंगा तो बाबा को बता दूंगा सब कुछ। जवाब में आरज ने महज उसे देखा। हयाम अपने बाबा के कमरे में मौजूद थी। उसका तमाम सामान आरज के कमरे में रखवा दिया गया था। वो नहीं जानती थी अगर जान लेती तो हवेली में एक और तमाशा लगने में देर ना लगती। और अम्मा बेगम, उन्होंने कितना सख्त दिल करके वो कमरा उसे दिया था, सिर्फ वही जानती थी। चलें सरिता बीबी, ये कमरा बंद करना है। बशीरा बी ने इसे इतला दी। नहीं, ये कमरा बंद मत कीजिएगा, ये मेरे बाबा का कमरा है, मैं आती रहूंगी। वो ना सही उनका कमरा, उनकी खुशबू ही सही। जो हुक्म आपका। वो सर झुकाए हुए थी। हयाम कमरे से निकल कर आई तो सादिया वहीं मौजूद थी। आए, आपको ले चलती हूँ। तुम कब से हो यहाँ? मेरा मतलब कब से काम करती हो? आज ही आई हूँ। मेरी बेबे तो अरसा हो चुका है, ना जाने कितने सालों से यहाँ सर झुकाए मुलाजमत कर रही हैं। अम्मा बेगम की खास है वो। हाँ जानती हूँ। तुम यहाँ इस जहन्नुम में क्यों कर आ गई हो? अगर तो वो कुछ देर पहले होने वाला तमाशा अपनी आंखों से देख चुकी होती तो जरूर हैरानगी का मुजाहरा करती। वाह, क्या हवेली में भी हवेली के खिलाफ मुखालफत रहा करते हैं? वो अकेली ना थी। मालूम नहीं, शायद मेरी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। वो मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। सर अब भी झुका हुआ था। हयाम को महज औकात हैरत होती थी। वो मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। सर अब भी झुका हुआ था। हयाम को महज बाज़-औक़ात हैरत होती थी कि ये हवेली के मुलाजिम कैसे सर झुकाए किसी को गुलामी खुशी खुशी सर अंजाम देने पर तैयार थे। उसे कहाँ मालूम था सबकी कोई ना कोई मजबूरी ही रहा करती है, वरना कौन खुशी से गुलाम बनना पसंद करता है। यह रहा कमरा। एक तरफ का दरवाजा खोल वो उस लिए अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर इंतहाई खूबसूरत था। जहाँ जहाँ पुराने तर्ज का फर्नीचर जो उसी पहली नजर में ही भला मालूम हुआ। ये चारों कोनों से लकड़ी की नौशाजात खूबसूरती से ढाल ऊपर को जा छतनुमा साख्त बनाते थे, जिसके सहारे काले पर्दों को बेड के चारों जानिब डालकर छुपाया गया था। हाँ, लेकिन छत का हिस्सा किसी किस्म के जुज से पाक था। ऊपर से कमरे की छत दिखती थी। हयाम के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। कितना खूबसूरत है। यहाँ तुम्हारे मतलब की और बहुत सी चीजें हैं। एक ही चीज को तकती रहोगी तो ठहर जाओगी, और ठहराव अच्छे नहीं हुआ करते। अपने पुश्त से मिनाल की आवाज सुन वो मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराए बिना न रह सकी। आ जाओ, वहां क्यों खड़ी हो? वो भी मुस्कुराकर अंदर को आ गई। अगर उन दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए किरण देख लेती तो यकीनन बेहोश हो जाती। हयाम ने आगे बढ़कर उसकी जानिब अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाँ, ये पहली मर्तबा था कि हयाम बुखारी खुद किसी से दोस्ती करना चाहती थी, और ये आम बात तो ना थी। मनाहिल, हाँ मनाहिल, उसकी बात अलग थी। वो उनके लिए बच्चों सी थी। मनाल ने मुस्कुराकर उसका बढ़ाया हाथ थाम लिया। इस हवेली में खुश आमदीद। मैं मनाल हूँ। हयाम खुलकर हंसी। और मैं हयाम। जबकि पास खड़ी सादिया ने अब के सच में हैरत से इन्हें देखा। अभी कुछ देर पहले ही वो एक दूसरे के नाम ले एक दूसरे से मुखातिब हुआ करती थी। फिर ये क्या था? इस हवेली के लोग बहुत अजीब थे, बहुत ज्यादा अजीब। मैंने इस कमरे का फर्नीचर बदलवा दिया है। मुझे लगा ये तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा है, लेकिन देख लेना तुम्हारी अम्मा बेगम को बुरा ना लग जाए। उनके जिक्र पर दोनों के हल्क में कड़वाहट घुली। वो मेरी अम्मा बेगम नहीं है। हयाम ने ताज्जुब से उसे देखा। फिर कभी बताऊंगी, फिलहाल के लिए इधर आकर देखो। वो उसका हाथ थाम उसे कमरे के एक तरफ रखी ड्रेसिंग टेबल तक ले आई। क्या देखूं? इसमें ऐसा क्या है? ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा।
हाँ शायद तुम्हें जल्द इसकी जरूरत पड़ जाए, फिर मुझे दाद दिए बिना नहीं रह सकोगी। चलो फिर देखती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी तो तुम्हें सिर्फ यहाँ तक लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें ये हिफ्स हो जाए। मैं ना भी हो तो मुझे आवाज देकर पुकारना। तुम कहाँ जा रही हो? हयाम के चेहरे पर परेशानी आया हुई। कहीं नहीं, अभी तक तो यही हूँ, लेकिन मुस्तकबिल करीब भी हो सकता है कि ये हवेली मुझे किसी गुमनाम तरीके में फेंक दे। खैर ये देखो बालकनी, शामिर भाई ने खास करके तुम्हें ये कमरा देने को कहा है यहाँ की अम्मा बेगम से। मुझे तो हैरत की मार खाए थे मजीद हैरानी हो रही है। वो अपनी कही बात पर खुद ही हंसी। क्यों? शामिर भाई और कभी अपनी अम्मा के कहे से इनकार हो जाए, हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी खातिर अम्मा का सबसे कीमती कमरा तुम्हें दे दिया, तो सोचो तुम्हारी खातिर क्या कर जाएंगे। ऐसा इस कमरे में क्या है? हयाम को इश्तियाक पैदा हुआ। आरस भाई का है ये कमरा। जो ही नाहिल ने से हकीकत बताई, इसका दिल डूब कर उभरा। आखिर इस हवेली के लोग क्यों उस पर जिंदगी तंग करने के कायल थे? क्यों चाहते थे कि वो सांस भी ना ले सके? आखिर क्यों? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हयाम तेजी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन मिनाल ने उसके कंधों से पकड़कर रोक लिया। उसके करीब होकर मध्यम आवाज में सरगोशियां करने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल के लिए ये भूल जाओ तुम किस कमरे में हो। याद रखो कि तुम्हारा मकसद क्या है। अगर तुम अपना मकसद पूरा करना चाहती हो तो शामिर बुखारी के लिए तुम्हारे लिए सबसे आसान हदफ है। आज उनकी बातें, उनके हर अमल में मैंने ये जान लिया है कि वो तुम्हारे एक इशारे पर हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब फैसला तुम्हारा है कि तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा करना है या बेवकूफ़ी करके अपने मकसद से दूर जाना है। तुम मेरे मुतालिक इतना सब कैसे और क्यों कर जानती हो मनाल? बता दूंगी, बस इतना याद रखो कि मेरा सब कुछ जान लेना तुम्हारे हक में हर मर्तबा बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा। हयाम ने इस बात में सर हिलाया। तुम फैसला कर लो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। क्या? मनाल के लहजे में बेकरारी थी। अम्मा बेगम की हुक्रानी पर जवाल के दिन हावी होने का वक्त आ चुका है। हयाम को देख मनाल मुस्कुराई। हयाम मुस्कुरा भी ना सकी। दोनों की नजरों में एक अज़्म था, एक जुनून था, जो वहां मौजूद किसी तीसरे की आंखों में भी था। सादिया, हाँ वही। नाल जा चुकी थी। वो तन्हा अपने कमरे में मौजूद थी। वो कमरा जो कभी आरिस हसन का हुआ करता था, अब ना रहा था। उसकी जिंदगी के बहुत से फैसले आरिस ने खुद किए थे, उसकी मर्जी के बगैर। तो अब हयाम को भी हक था, जो चाहे करती। उसने फैसला कर लिया था, अब से ये कमरा हयाम बुखारी की मलकियत है। लेकिन भूल गई थी कमरों और घरों के बाहर बाहर चाहे जिस मर्जी नाम की तख्ती लगा लो, वो घर, वो कमरे, वो इमारतें कब किसी की हुआ करती हैं। सच तो ये है, वो तो हो जाती हैं, फकत ये इंसान उनके ना होते हैं। कोई नई चीज भली लग जाए तो पुरानी शय छोड़कर उसके पीछे चल पड़ते हैं। हयाम भूल गई थी कि एक कमरा तो शहर में भी ऐसा था जिस पर अनदेखी एक तख्ती उसके नाम की लगी थी। जो कमरा उसके एक कदम पड़ने को बेकरार था और वो भूल गई थी। क्या इंसान इतनी जल्दी उनसीयत खो देते हैं? क्या वाकई? वो बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। रात के 3 बज रहे थे। वो पूरी हवेली यकीनन सो चुकी थी। दिल में घबराहट सी होने लगी। यूं लगने लगा जैसे सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा। अंदर आती वह बेड के गिर ढके पर्दे एक तरफ करती बेड पर चित लेट गई। वहां शहर में ठीक उसी वक्त आरज हसन के कदम हयाम के कमरे में पड़े थे। हाय, वो कदम जिनकी आमद का हयाम को इंतजार रहा करता था, लेकिन वो कभी ना आए थे। शायद वो पुराना कमरा चाहता था कि किसी तरह वो हयाम को उसके महबूब की आमद की खबर दे सके। लेकिन काश ऐसा हो भी सकता। आरज हसन कमरे में दाखिल होते ठहर गया। वहां हर सो हयाम की महक बसी थी। वो अपने पीछे दरवाजा बंद करते वो वहीं बेड से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। वो वहीं उसी रुख बैठा था जिस रुख हयाम चांद की जाने मुंह किए बैठा करती थी। दोनों अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, एक दूसरे से कितना दूर थे, लेकिन घबराहट बढ़ रही थी। तंग आकर आरस ने अपना मोबाइल ऑन करके परवीन शाकर की एक गजल चला दी, जो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को अपनी लपेट में लिए मजीद गमजदा करने लगी। आरस को वो लम्हा याद है जब जाते हुए हयाम ने चेहरा उठाकर उसे देखा था। इतनी खाली नजरें, इतना खाली दिल। तेरे बदलने के बाजों से तुझको चाहा है, यह एतराफ भी शामिल मेरे गुनाह में है। शहर से मीलों दूर हयाम बुखारी वो गजल ना सुन सकती थी, लेकिन उसकी सोच के तमाम सिरे आरस हसन पर ही आकर बंद होते थे। वो उसे ही सोच रही थी।
अजाब देगा तो फिर मुझको ख्वाब भी देगा। मैं मुतमईन हूं, मेरा दिल तेरी पनाह में है। आरस जानता था वो चाहे तो मोहब्बत से इनकारी है थी, लेकिन वो अब भी आरस हसन को दिल में सजाए हुए थी। उसका दिल चाहे कितना ही खाली दिखने का ढोंग रचाता, आरस हसन की नजरें उसके रूह में उतर सब जान लेती थी। बिखर चुका है मगर मुस्कुरा के मिलता है, वो रख रखाव अभी मेरे किच कला में है। वो दोनों ऐसे ही थे, उनके अंदर की टूट फूट सिर्फ वो दोनों ही जानते थे, कोई तीसरा नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेने से कोई खुश हो, ऐसा होता तो नहीं। वो दोनों तो अभी शोक में थे। हाँ, ये कमरा है जहां आरस हसन मौजूद था, यहाँ जिसके होने से बाहर उतरती थी, चाहे फिर बाहर बाहर खजा का मौसम ही क्यों ना हो। वो चली गई थी और अपने साथ साथ बाहर भी लेती चली गई थी। यही वो दिन थे जब एक दूसरे को पाया था। हमारी सालगिरह ठीक अगले माह है। हयाम को दिल में बसाए दुनिया की नजरों से देखो तो कुछ माह हुए थे, लेकिन आरस हसन की आंखों से देखो तो जमाना बीत चुका था। खैर छोड़ो, इन मोहब्बतों की उम्र गिनना ये तो दोनों के नसीब में शायद ना थी। हमारी का कोई लफ्ज इनके दरमियान ना था, लेकिन आरस की सालगिरह, हाँ वो थी अगले माह। जनवरी कब गुजर गया मालूम ही ना हुआ। मैं बच भी जाऊं तो तन्हाई मार डालेगी। मेरे कबीले का हर फर्द कत्लगाह में है। हाय, वो हवेली और इसके घर के तमाम लोग उनके दुश्मन थे। सब लोग अपनी रवायतों में जगह उन दोनों को मारने पर तुले थे। किस कदर बेरहम और बेदिल लोग थे। आरस की आंखों से आंसू का पुलिंदा बह निकला था। उधर हयाम, वो सो चुकी थी ना जाने कब। हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर आंसुओं के निशानात उसके रोने की चुगली खा रहे थे। काश कि उस माशरे में मोहब्बत करना गुनाह तस्वुर ना होता। काश। यहाँ गांव की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल थी। जहां वो मुश्किल से कहीं 11 या 12 बजे सोकर उठा करती थी, वो भी अपनी माँ की जबरदस्ती करने पर। यहाँ उसे सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। मनाल ने उसका अब तक खूब साथ दिया था। वो जहां तक होता उसको उसकी नई जिंदगी में ढालने की भरपूर कोशिश कर रही थी। यहाँ हवेली में सब बहुत अच्छे थे सिवाय अम्मा बेगम के। उसे यहाँ रहते 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। हवेली के मर्द कभी उसके सामने तक ना आए थे। पर्दे का खासा एहतमाम किया जाता, लेकिन वो भी अपने नाम की शायद एक ही थी। वैसे तो वो अम्मा बेगम के हुक्म पर भी अपना कमरा ना छोड़ती, लेकिन अगर कभी बाहर की दुनिया देखने निकल आती तो दुपट्टा हमेशा की तरह एक तरफ को झूल रहा होता। वो अम्मा बेगम को जज करने में कहाँ पीछे रहना चाहती थी। आज भी दिन ढलने को आ गया था। सर्दी शायद अपने इख्तिताम को आ चुकी थी, लेकिन गांव में रात ढलते ही जोर पकड़ लेती। न जाने गांव वाले से क्या बैर था उसे। बालों को चुटिया में बांधे लटे मामूल के मुताबिक चेहरे का तवाफ कर रही थी, सफेद रंग के लिबास में, जिसका दुपट्टा हमेशा की तरह गले में फांस के झूल रहा था। बाजुओं के गिर्द ब्राउन रंग की चादर फैलाए वो अम्मा बेगम के सामने उनके कमरे में खड़ी उनके बोलने की मुंतजिर थी। बीबी, इस हवेली में आ ही गई है तू। यहाँ की बीबियों के पर्दे की इज्जत करना सीख। तू भी 19 ही है, लेकिन तुझे सैयदजादी आंखना गुनाह लागे है। हयाम का सर तपाऊं जायजा लेती तो उसे कह तो सच ही रही थी। तो अपनी बीबियों से कहे मुझसे दूर रहा करें। मुझे कोई शौक नहीं है मेलजोल बढ़ाने का। उसके लापरवाही से दिए जवाब पर बाहर सादिया के हमरा खड़ी नाल ने अपना माथा पीट लिया। ये तुम्हारा शहर नहीं है बीबी, हयाम नाम है मेरा। उनकी आंखों में आंखें डाले वो पागल जल्दी गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो होगा, मैंने कभी इनकार किया, लेकिन ये गांव है मुराला। इस हवेली में जो भी चाहो वो नाम होगा तेरा। वो कितना कुछ बावर करवा गई थी उसे। मैं आपका खिलौना नहीं हूं, आज से ये हवेली आपकी नहीं रही। देखती जाए सब कुछ उलट जाएगा। हुक्मरानी के दौर चले गए, सुकून की नींद सोने। उनकी जानिब झुकती उनकी आंखों में आंखें डाले घूरती वो सीटी की धुन बजाती कमरे से निकल गई। अम्मा बेगम बस आंखों में वहशत समेटे उसकी पुष्ट को घूरते रह गई। बाहर निकलती मिनाल ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वो बस उसकी बाहों में बाहें डाले चल दी थी। हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। अब के वो कोई शेर बुलंद आवाज में गुनगुना रही थी। हवेली की दीवारें, हवेली की बुनियादें कांप उठी थी। बगावत की जंग शुरू होने को थी। बागी अपनी फौजी लिए सरहद किनारे पहुंच रहा था, और नुकसान वो तो सिर्फ हवेली का होना था। किसी ने मर जाना था तो किसी ने जी लेना था।
जो मर जाता है वो अपने साथ सदियों के राज लिए जाता है, और जो जी लेने को जिंदा रह जाता है वो न जाने आने वाली कितनी सदियों को हुकूमत करता है। और हवेली, वो तो बस गुलामी की चक्की में पिसने को रह गई थी। आखिर कब तक? प्रीशा लॉन में बैठी आसमान को तकने में मसरूफ थी। वो हाल में मौजूद होकर भी माजी में खोई हुई थी। कुछ रोज पहले बादल उससे मिलने आया था, इतना कुछ कह कर गया था। एक फैसला फैसला ही तो करना था उसे। हर मर्तबा फैसले की तमाम डोरे उसे ही क्यों थमाई जाती थी? एक मर्तबा तब जब आरस के लिए उसकी माँ ने उससे पहले दफा बात की थी, और एक मर्तबा अब। प्रीशा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है। मैं चाहता था तो मैं सब बता दूं, लेकिन बता नहीं सकता था। रिश्तों से मोहब्बत के कई कर्ज चुकाना थे मुझे, लेकिन अब मेरे पाँव हर किस्म की जंजीर से आजाद हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? इस वक्त वो दोनों घर से बाहर खड़ी गाड़ी में मौजूद थे। वो परी से बात करने आए थे और घर में सबकी मौजूदगी में वो बात नहीं कर सकता था, सो वो बाहर चली आई। मैं उसे राजी कर लूंगा, वो तुमसे ही शादी करेगा। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। परी के जवाब पर बादल ने उसे गौर से देखा। कोई शिकवा, किसी तकलीफ का कोई तासुर ढूंढने से भी ना मिलता था। यूं मत देखे मुझे, मैं पागल थी। वक्ती गुस्सा जरूर था, लेकिन मैं खुश हूं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी ये हक है कि हम उन दोनों के दरमियान आ जाएं। शुक्र है कि सिर्फ मंगनी हुई थी, वो भी एक दिन की। क्या उम्र पाई है? तो कहते हुए हंस दी। तुम झूठी मुस्कुराहट क्यों मुस्कुरा रही हो? आपको किसने कहा ऐसा? अरे, इतने दिनों बाद तो खुलकर सच में मुस्कुराई हूँ। मैं उस रिश्ते से खुश नहीं थी। समझ ले, हयाम और आरस भाई की तरह मैं भी मजबूर थी। अपने लिए नहीं कुछ कर सकती थी। लेकिन सच बताऊं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है हयाम ने मेरे साथ अच्छा किया। वो मुझे बताती तो मैं उसकी तरह मजबूर कभी ना रहती। वो तो मुझे खुशखबरियों की डोर थमा कर चली गई थी। ये भी ना सोचा उसने कि मेरा दिल सच में आरस भाई के दिल की डगर पर चल पड़ा। फिर एक दिन में बादल के सवाल पर दोनों ही हंसने लगे। आप नहीं जानते, ये लड़कियां बहुत पागल होती हैं। कोई मुस्कुराकर देख भी ले तो समझती हैं कि फलां तो उसके इश्क में पागल हो गया है। यू मीन टू से दैट कर्ल आर डम? वो मुस्कुराया। वो बात को तूल दे रहा था, शायद चाहता था कि वो बोलती रहे। आप खुद होंगे, लड़कियां समझदार भी होती हैं। गर्दन नकड़ा इसने तारीफ करना चाहिए। मसलन कैसे? क्या समझदारी की है तुमने? यही कि ये देखें। अपना हाथ उसके सामने किया। अंगूठी उतार दी है मैंने। वो आएगी तो उसे उसकी इमानत सौंप दूंगी। बादल ने उसको पढ़ना चाहा। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जरूरत नहीं। बादल उसे ही देख रहा था, लेकिन वो विंडो स्क्रीन से बाहर देख रही थी। क्यों? वो गई थी तो माफी मांग कर गई थी। मैंने सोचा कि कभी माफ ना करूंगी, लेकिन करना पड़ गया। पूछ सकता हूँ क्यों? किस लिए माफ ना करती? उसने मुझसे अपनी अमानत ही तो मांगना चाही थी। वो खामोश हो गई और फिर अपने हाथ तकने लगी। अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अम्मी को क्या बताऊंगी। बेफिक्र है, हयाम का नाम नहीं आएगा। मैं अपनी ही कोई वजूहत दे दूंगी। वो मुस्कुराई, लेकिन बाजिल को लगा वो महज मुस्कुराने की सही कर रही है। शादी करोगी मुझसे? परी ने झट से उसकी जानिब देखा। तरस खा रहे हैं मुझ पर? उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट। नहीं, कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं था। आज देखा है तो मालूम हुआ कि अंगूठी तो वो तुम्हारे लिए ही बनी है, किसी दूसरे की अमानत नहीं। हाँ, लेकिन वो मेरे नाम की निस्बत से होती तो क्या ही बात थी। अभी शायद कुछ वक्त पहले आप मुझसे कह रहे थे आप मेरी शादी अपने भाई से करवाएंगे। आंखों में आंखें डाले वो दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। औरत से ही सीखा है मैंने, किसी को अपना बनाने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। परी हंसने लगी। फिर तो ये भी सीखा होगा छोड़ देना भी कितना अहम होता है। बादल ने चेहरा सामने को मोड़ लिया। वो अपनी जगह गलत नहीं है। ये लड़कियों को हर वक्त यही क्यों लगता है कि सिर्फ वही मजबूर होती हैं? कभी ये सोचा है मर्द जब मजबूर होता है ना, तो वो दिखने में जाहिर कठोर ही क्यों ना लगे, अंदर से मर रहा होता है। उसकी जात से वाबस्ता कुर्बानियां क्यों नहीं दिखती लोगों को? क्योंकि वो मर्द है। उसके लहजे में मौजूद गुस्से को परी ने जांच लिया था, तभी खामोश रही। मैं चलती हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गई, तभी बादल ने आगे को होकर एक मरतबा फिर उसे पुकारा। ग्रीशे, तुम फैसला कर लेना, मैं इंतजार करूंगा।
उसके किसी भी जवाब का इंतजार किए बगैर वह चला गया, जबकि वो वहीं खड़ी रही। वो माजी से हाल में लौटी। वो फैसला कर चुकी थी, उसे सिर्फ ठीक वक्त का इंतजार था। रात के खाने पर तमाम लोगों घर के लोग टेबल पर मौजूद थे। जब मुस्तफा साहब ने बात का आगाज किया, भाई कुछ बताना है आपको? हाँ बताओ। मुस्तफा साहब ने एक मरतबा नायला बेगम को देखा, जिन्होंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। आप लोग बादल के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। हसन साहब के हाथ थमे, चेहरा मुस्तफा साहब की जानिब किया। अपनी बात मुकम्मल करो। मैं हयाम की शादी बादल से नहीं करना चाहता। मैं देख लूंगा आगे जो करना हुआ। आप ये रिश्ता खत्म समझे। वहां मौजूद कोई भी खाना नहीं खा रहा था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। हाँ अलबत्ता आरज हसन खूब दिलजोई से खाने में मसरूफ था। क्या ऑल फोल बोले जा रहे हो मुस्तफा? निदा बेगम ने तेज आवाज में बोला। भाभी आपका गुस्सा बजा है, लेकिन मेरी बेटी राजी नहीं है। वो इनकार कर चुकी है और मैं वादा। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। हसन साहब ने आहिस्ते से कहते एक बार फिर खाना शुरू किया। मुस्तफा साहब को शक हुआ कि वो ठीक नहीं। कोई शिकवा, कोई गिला, गुस्सा ही कर लेते। ये खामोशी इख्तियार कर लाना, ये रद्देमल तो ना सोचा था उन्होंने। भाई आप। मैं खाना खा चुका हूं निदा, मेरे लिए चाय ले आए। वो कुछ भी सुने बगैर कहे बगैर वहां से चले गए। अम्मी मेरे लिए भी चाय भिजवा दीजिएगा। आरज उठा और जाते जाते रुका। मीठा ज्यादा रखिएगा, वो कहकर चला गया। हाँ वो ऐसा ही था, अजीब सा। भला कभी लड़के भी चाय पीते हैं? वो तो कॉफी पिया करते हैं, ये हयाम का कहना था, वो भी बगैर चीनी के। लेकिन हाय ये किस्मत, आरज मियां उन बाकी लड़कों की तरह ना था। वो चाय पीता था, खासी कड़क और मीठा ऐसा कि उफ। हयाम तो कभी ऐसी चाय को हाथ तक ना लगाती थी। वो तो चाय पीती ही कहाँ थी, कॉफी पीती थी, और बगैर चीनी के। उनकी कहानी में शायद किरदारों ने अपनी जगह एक दूसरे से बदल ली थी। हाँ हयाम उसे चाय पीता देख हमेशा मुश्किल से कहा करती, मुझे उस बंदी की किस्मत पर रोना आ रहा है। और वो पूछती, किसकी? अरे वही जिसकी शादी तुम्हारे भाई से होगी। देखो ना ये चाय पी रहे हैं। वो अल्लाह की बंदी कितने ख्वाब से जाकर आएगी। और एक ये है, उफ छोड़ो। लेकिन उसका दिमाग तो न जाने क्या था, शायद सवाल बनाने की फैक्ट्री। यार ये मोटे क्यों नहीं होते हैं? भर भर के मीठा खाते हैं, पीते हैं। मुझे तो लगता है ये बने ही शक्कर से हैं। लेकिन जब बोलते हैं ना तो मालूम पड़ता है कि कितनी कड़वाहट भरी है इनमें। कड़वे करेले से बने हुए हैं। एक सवाल से वो कब तीसरे सवाल पर जा पहुंचती, कब वहां से। खैर वो होती तो पूछती, चल तमाम बातों को जहन से झटकती, उठ आरस के पीछे ही चल दी। मशल आरस के कमरे में दाखिल हुई तो वो कहीं भी मौजूद ना था। अलबत्ता बेड पर रखे लैपटॉप पर अहमद फराज की गजल गुनगुनाई जा रही थी। इसने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी जानिब घुमाई तो सामने हयाम की तस्वीर थी। जब यार ने रखते सफर बांधा, कब जब्त कपारा उस दिन था। हर दर्द ने दिल को सहलाया, क्या हाल हमारा उस दिन था। जब ख्वाब हुए उसकी आंखें, जब धुंध हुआ उसका चेहरा। हर अश्क सितारा उस शब था, हर जख्म अंगारा उस दिन था। सब यादों के होते सोते हम किससे गले मिलकर रोते। कब गलियां अपनी गलियां थी, कब शहर हमारा उस दिन था। जब तुझसे जरा गाफिल ठहरे, हर याद ने दिल पर दस्तक दी। जब सब पे तुम्हारा नाम न था, हर दुख पे पुकारा उस दिन था। तुम ही फराज न थे तन्हा, अब के तो बुला जब आई एक भीड़ लगी थी। मक्तल में हर दर्द का मारा उस दिन था। गजल खत्म हो चुकी थी। बाथरूम में पानी के बहने की आवाज आ रही थी। वह जरूर वहीं था। मशल बेड पर बैठ गई, नजरें अभी भी हयाम के चेहरे पर टिकी थी। वह उसकी अम्मी की एनिवर्सरी के दिन की तस्वीर थी। वही दिन जब उसकी किस्मत दबे कदमों उस पागल से रूठ गई थी और उसे मालूम तक न हुआ था। अरस कमरे में आ चुका था। वो मशल से कुछ फांसे पर ही खड़ा उसे तकने लगा। बुढ़िया। मशल ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा। आप गांव चले जाएं। क्यों? मशल की इस बात पर वो खुद को लापरवाह जाहिर करता ड्रेसिंग पर रखी चीजें इधर उधर करने लगा। वो मुझे लगता है वो बदल जाएगी वहां रहकर। आरस ने आंखें मूंदे अपने दिल में मशल की बात का जवाब खुद को दिया। तुम्हें शक है लगता है, लेकिन मुझे यकीन है। आपको डर नहीं लगता कि अगर वो बदल गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो उसकी बात अधूरी छोड़कर तो लापरवाह बनने की अदाकारी कर रहा था, तो उस पर
दाद वाजिब थी। जिंदगी चलती रहेगी मशल, जैसे अब चल रही है। जिंदगी ठहराव का नाम नहीं है। जिंदगी तो गैर पजीर का दूसरा नाम है। झीलेंगे उसके बगैर। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में बेयकीनी फैली जो कि अपना थी। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। वो मेरे बिना जी रही है और मैं उससे। के लग तो रहा है कि लोग गलत हैं। फला ना मिला तो मर जाएंगे, कोई नहीं मरता। फाजल भाई बता रहे हैं कि खालामा बहुत सख्त हैं अपने असूलों के मामले में। आप दोनों का मिलना किस्मत में हुआ भी तो दरमियान आ खड़ी होंगी। वो शायद उसे डरा रही थी। वो खुदा तो नहीं है मशल, खुदा तो वो ऊपर है। वो जो चाहे तो खुदा माँ से 1000 मुखालिफी क्यों ना खड़े हों जाएं तो फिर भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन तुम देखना कि मैं उनके सामने जाऊंगा ना तो वे पिघल जाएंगी। मशल मुस्कुराई। वो जो सुनना चाहती थी सुनकर दिल को तसल्ली हुई थी। चलती हूँ। आरज ने जवाब में कुछ ना कहा। वो कमरे से निकलकर बाहर आई, हाथ में पकड़े मोबाइल पर नजर के सामने किया जहां हयाम को कॉल मिलाई गई थी। वक्त चल रहा था 15 मिनट 18 सेकंड से वो कॉल चल रही थी। यकीनन वो सुन रही थी। मशल मोबाइल कान से लगाया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई। वो गांव में कयाम इतने दिनों से आरज हसन को भूलने की तकदो कर रही थी। एक फोन कॉल, बस एक। उसकी तमाम कोशिशें पानी की मानित बह गई थी। इस हवेली के लोग ठीक कहते थे। ये शहर और उसमें बसने वाले लोग बहुत जालिम थे, बहुत जालिम। हयाम अपने आंसू पहुंचती बालकनी का दरवाजा खोलती बाहर निकल चांद को तकने लगी। उसे वो कमरा जिसे अपना कहने का दावा वो कर चुकी थी एक मरतबा फिर अजनबी लग रहा था। आरस हसन से वाबस्ता कोई शय जिसे खैरात का नाम दे हयाम की झोली में डाल दिया गया था। दूर तक फैले राहला के खेत सुनसान थे। सारी आबादी अपने घरों में सो चुकी थी, यहाँ तक कि शायद इशा होते ही जो ही चली जाती। अगर इस पहलू से कोई यूं बेपर्दा बाहर खड़े देख लेता तो उसे अम्मा बेगम के गजब से कोई नहीं बचा सकता था, आरस हसन भी नहीं। सूरज की पहली किरण नमूदार हो चुकी थी। जिंदगी अपने मामूल पर रवा दवा थी। स्याह शलवार कमीज ओढ़े, स्याही चादर खुद के गिर्द लपेटे, बालों को आज फिर से खुला हुआ था। स्याह रंग सच में उस पर खूब चचता था। वो टहलते हुए बरामदे तक आई। आज हवेली में मामूल से बढ़कर चहल पहल थी। पास से गुजरती मुलाजमा को रोक कर पूछा, क्या कोई आ रहा है? हाँ, जवाब उसके पीछे से आती किरण ने दिया। कौन? गांव की औरतें। क्यों? आज जुम्मा है, गांव की औरतें आती हैं क्या हर जुम्मा अम्मा से अपने मसाइल का हल जानने को? हयाम तंजिया हंसी। ये लोग भी ना अपने मसाइल खुदा के पास क्यों नहीं ले जाते? ये लोगों का सहारा ही क्यों ढूंढने निकल पड़ते हैं? बेशक खुदा से बढ़कर किसी परेशानी का हल किसी दूसरे के पास नहीं, लेकिन वसीले भी तो खुदा ने ही पैदा किए हैं। हो सकता है कि ये तमाम लोग उसी किसी वसीले की तलाश में हो और वो अम्मा है। और ये अम्मा वसीला नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। खुदा करे कि उन तमाम लोगों को अक्ल आ जाए। किरण से तकती रह गई जबकि वो वहां से निकलती नाल के कमरे की जानिब चल दी। आज सादिया नहीं आई थी, वजह वो नहीं जानती थी। उसे सादिया की आदत हो गई थी। वो मासूम लड़की उसे अच्छी लगी थी। नाल के कमरे तक पहुंचकर वो रुकी, फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं। नाल की आवाज सुनकर अंदर चली आई। हैरत है, हयाम पहली मरतबा खुद चलकर मुझ तक आई है तो जरूर कोई अहम बात होगी। उसे देखती मनाल ने शायद कोई ताना दिया था। यूं बोलते हुए तो बिल्कुल इस हवेली की ही मालूम होती थी। अच्छा छोड़ो, सुना है आज गांव की औरतें आ रही हैं? वो वहीं बैठकर जा बैठी जबकि मनाल ड्रेसिंग के सामने खड़ी दुपट्टा हिजाब की सूरत अपने चेहरे के गिट लपेट रही थी। चेहरा पानी से तर था। कमीज की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थी जहां टपका टपका पानी बह रहा था। वो शायद अभी अभी वजू करके आई थी। हाँ, आज जुम्मा है। वो हंसी। क्यों हंस रही हो? मनाल ने उसके सवाल पर उसकी जानिब देखा और चलकर उस तक आई। तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। सुनो, अभी तुम तक कोई हुक्म तो नहीं पहुंचा? नहीं, क्यों? सवाल बहुत पूछती हो तुम। खैर बेहतर है कि यहीं रहो, यहाँ तुम्हारी तलाश में कोई नहीं आएगा। इस कमरे से बाहर हवेली की फौजें तुम्हें ढूंढने को मारी मारी फिरेंगी। लो, मैंने कौन सा कोई कत्ल कर दिया? क्या नहीं, पर कर तो सकती हो ना। मैं समझी नहीं। हयाम के चेहरे पर ना समझी थी। मनाल उसके करीब वहीं बेड पर बैठ गई। वो चाहेंगे कि तुम मिल जाओ तो तुम्हारे इस हुलिये को बदलवा डालें। गांव वालों की नजर में यहाँ की बीबियों का तस्वुर तुमसा नहीं है। कोई देखेगा तो खबर पूरे गांव में फैल सकती है और यहाँ की अम्मा बेगम को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हयाम तंजिया मुस्कुराई जबकि मनाल उठ खड़ी हुई।
हयाम ने उसका हाथ थाम उसे रोका और खुद भी उठकर उसके मुकाबिला खड़ी हुई। तो समझो आज सरहद पर फायरिंग की तड़तड़ाहट से ये हवेली कांप उठेगी। हयाम बुखारी का पहला वार ही बहुत जालिम होने वाला है। क्या करोगी तुम? आपके मनाल के चेहरे पर तजस्सुस की चिड़िया बैठी। खुद सोचो और बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम हवेली का दरवाजा खुलवाओगी? मनाल की बात पर वो मुस्कुराई। नहीं, लेकिन आज मैं यानी कि इस हवेली की नाम नहाद सईदा बीबी खुले आसमान तले सांस लेकर दिखाएगी, वो भी पूरे गांव के सामने। और हाँ, अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मैं वो दरवाजा खुलवा सकती हूँ। एक बीबी के हवेली से बाहर मुंह झांकने का मतलब मनाल अच्छे से जानती थी। हयाम चाहे वो काम अम्मा के खिलाफ उनके असूलों को तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये एक अजाब था, एक कयामत थी। खौफ का साया उसके चेहरे पर लहराया जो हयाम ने देखा था या नहीं, लेकिन वो बस इतना मालूम था कि आज हवेली पर गजब ढलने वाला है। तुम क्या करने लगी हो? सूरत कहाफ की तलावत। मनाल की आवाज कांप रही थी। शायद हयाम ने महसूस ना किया था, क्यों वो महसूस करना ही नहीं चाहती थी। मैं यहाँ लेट जाऊं तो कोई मसला तो नहीं? बेड की जानिब इशारा किया गया। नहीं, तुम लेट जाओ, मैं वहां सोफे पर बैठ जाऊंगी। नाल अब तक वहीं खड़ी जबकि हयाम लेट चुकी थी। अच्छा सुनो, मेरा मोबाइल ला दो मुझे। और हाँ, अलमारी के निचले खाने में कपड़ों के पीछे हैंडफ्री भी रखी होगी, मेरी प्यारी दोस्त, वो भी ला दो। मनाल ने महज सर हिलाया। मनाल ने उसे मोबाइल और हैंडफ्री ला दी। खुद वो एक जानिब सोफे पर कुरान लिए बैठ गई। वो कुरान की तिलावत कर रही थी जो कि हयाम ना सुन सकती थी। उसकी समात उस पर रोशन खुदा के अहकामत सुनने से आ रही थी। उसकी समात तह दर तह इस वक्ती दुनिया की रंगीनियों में गफलत की धुन सुनने को कोशा थी। क्या खुदा का कहर था जो नाजिल हुआ था, वो भी एक सैयदजादी पर? नाल ने अपने दिल में खुदा से ख्वाहिश की, या अल्लाह मेरा साथ दे, एक सैयदजादी को उसके असल तक ले आऊं। कयामत से पहले कयामत बर्पा मत होने दीजिएगा। हयाम बुखारी का दिल रोशन कर दें, इसे अपने असल से जोड़ दें, इसे सैयदजादी बनना सिखा दें। साथ ही आंसुओं का एक कतरा उसकी आंख से बह निकला। इस खाक को हदायत दे मौला, उस खाक से मिलने से पहले। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए थे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। और प्लीज आगे लाजमी सुनिएगा कि हयाम हवेली की दरो दीवार कैसे हिलाएगी, क्या होगी उसकी अगली चाल, कैसे वो अम्मा बेगम को जेर करेगी। आइए बढ़। ओके गाइस, ये सब अगली एपिसोड में। फी मानिल्लाह।